हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्माज अकेडमी। आज हम एडिटोरिया बिहार तथ्य संग्रह का भूगोल वाला पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट इसका रहेगा। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। और या फिर आपको प्लेलिस्ट देखनी है तो चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पर एडिटोरिया की ये तथ्य सर का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। और इससे पहले मैंने यूथ का भी कराया है, उसमें MCQs फॉर्मेट में भी है। ठीक है, तो आपके ये आपका जो स्पेशल है ना, BR स्पेशल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पूछते ही हैं क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन पूछते लेते हैं इसमें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो थोड़ा सपोर्ट दिखा दीजिए। तो आज इसमें पढ़ेंगे बिहार की मिट्टी। इससे पहले मैंने अफवाह तंत्र पूरा करा दिया था, उसमें जो भी नदियाँ वगैरह थी और नदी घाटी परियोजनाएँ जो थी वो करा दिए थे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आप देखिएगा ज़रूर इसमें। ठीक है, तो देखिए, बिहार की मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम, बारीक कार्बनिक और तथा कार्बनिक मिश्रित कणों को मिट्टी कहते हैं, मृदा या मिट्टी। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फटने, उनमें भौतिक रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। और मृदा के निर्माण में स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि की मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाते हैं। और बिहार में मैदानी राज्य है जहाँ 90% क्षेत्र में जलोढ़ या अपोड़ या कछारी बोलते हैं, इसे मिट्टी पाई जाती है। तो तीनों नाम याद रखिएगा, पूछ देगा उसमें जलोढ़ को और किस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार में निम्नलिखित रूप में विभाजित किया गया। देखिए, पर्वत पादीय जो मिट्टी है, ये टाल मिट्टी। ऊपर जो उत्तर बिहार में है ये आपकी पर्वत पादीय मिट्टी बोलते हैं, इसे फिर तराई मिट्टी। पुरानी जलोढ़ इसे बांगर बोलते हैं, और नवीन जलोढ़ इसे खादर बोलते हैं। इन दोनों को याद रखिएगा, टर्म को, बांगर और खादर। बांगर मीन्स पुराना, बंगार वाला बांदर, बांगर, और ये खादर है नवीन वाला। दक्षिण बिहार की मिट्टी कैसी? टॉल मिट्टी है, कगारी मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ है जैसे कैरल और केवाल मिट्टी, और लाल पीली है बलथर वाली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें उत्तर बिहार की मिट्टी देखते हैं। इसमें उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय के निकलने वाली गंगा और गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, उनकी सहायक नदियों से हुआ है। उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उपभागों में बांटा गया है। तो इसमें 4 उपभाग देखिए। पर्वत पदीय जो मिट्टी है, ये मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग से सोमेश्वर श्रेणी से आसपास पाई जाती है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा के होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा मुख्य रूप से धान एवं गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। दूसरा है इसमें तराई मिट्टी। ये मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा पर पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तथा 5 से 7 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में है। और इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़, रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। और देखिएगा, ये मिट्टी हल्के भूरे या पीले रंग की होती है। ये मिट्टी धान, पटसन, गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। तीसरा देखते हैं, पुरानी जलोढ़ या बागर मिट्टी बोलते हैं जिसे। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, इसीलिए पुरानी हो जाती है। ये मिट्टी का विस्तार घाघरा गंडक दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में होता है। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में है। और ये इस मृदा में चूना और पोटास की अधिकता होती है। फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। और ये मुख्यतः धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू, गन्ना उगाए जाते हैं। ठीक है, पिछली बार TRE 3 में ये आपके क्वेश्चन आए थे, इसमें फसलों के ऊपर किस किस क्षेत्र से बिलोंग्स करते हैं ये, तो ये याद रखिएगा। नवीन जलोढ़ जो है, ये डी वाला देखते हैं, खादर मिट्टी से बोलते हैं। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों द्वारा जो खादर मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का विस्तार गंगा और गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा की निचली घाटी में होता है। देख सकते हैं। और इस मिट्टी का जो रंग होता है वो गहरा भूरा होता है। इसमें बालू और चीका की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। मिट्टी अत्यधिक उर्वरक होती है। इसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान और गेहूं, जूट, मक्का आदि पैदावार अच्छी होती है। दक्षिण बिहार की मिट्टी देखते हैं। अभी दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य इसमें स्थित है। और मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भागों में बांटा गया। देखिए, अभी ऊपर देखा था हम लोगों ने। टाल मिट्टी निम्न भूमि का क्षेत्र है जहाँ वर्षा ऋतु में जल प्लवित रहता है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा नदी के जो दक्षिण तट पर बक्सर से भागलपुर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। ये मिट्टी मोटे कणों वाली, घूसर और भारी मिट्टी में होती है। इस मिट्टी में रबी की फसलें अच्छी होती हैं।
ये क्षेत्र दलदल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरा देखते हैं कगारी मिट्टी। गंगा नदी के दक्षिणी तट पर सोन, फाल्गु और पुनपुन, कियोल नदियों के किनारे इस मिट्टी की इसका विस्तार है वहाँ पे। इसकी उर्वरक शक्ति बहुत कमज़ोर होती है, इसमें कुछ कमज़ोर होती है। ये मिट्टी मोटे अनाज, सब्जी उत्पादन के लिए जानी जाती है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें जैसे मक्का, सरसों और मिर्च हो गई। तीसरी है पुरानी जलोढ़ या करैल या केवाल मिट्टी बोलते हैं इसे। इस मिट्टी का जो विस्तार है बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है। इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग जो होता है गहरा भूरा, पीला या हल्का होता है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलें जैसे मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर और गेहूँ है। ठीक है, चौथी देखते हैं लाल पीली या बलथर मिट्टी। पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 सेंटीमीटर 8 से 15 किलोमीटर की दूरी पर ये पट्टी पड़ी रही होती है, तो इसका विस्तार उसी में है। ये मिट्टी जमुई, मुंगेर, खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा, औरंगाबाद की पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत कंकड़ की बोलता होती है एवं इसकी उर्वर शक्ति काफ़ी कम होती है। इस मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। लौह तत्व की प्रधानता के कारण ये लाल रंग की होती है और इसका प्रकृति अम्लीय होती है। मिट्टी ज्वार, बाजरा और मक्का, अरहर आदि मोटे अनाजों में उपजाए जाते हैं सॉरी। नेक्स्ट है इसका, देखिए अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो लाल मिट्टी कैमूर, रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है और इस मिट्टी में बालू, लेटराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज पाए जाते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वन एवं वन्यजीव। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आता है। अब देखिए बिहार एक मानसूनी प्रदेश है और यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन पर्णपाती वनों को उनकी विशिष्टता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। तो देखिए आर्द्र पर्णपाती वन किसे कहते हैं। ये वे वन क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ पर जो औसत वर्षा होती है 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन किशनगंज, पश्चिमी चंपारण जो वाल्मीकि नगर है और तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में साल, सेलम, जामुन, सागवान आदि वृक्ष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन वनों में सवई घास, हाथी घास, नरकट, बेत आदि झाड़ियाँ पाई जाती हैं। दूसरा देखते हैं शुष्क पर्णपाती वन। ये वन क्षेत्र उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ औसत वर्षा जो होती है 120 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक है, और बिहार के अधिकांश भागों में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। और ये वन कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसमें क्या शीशम, अमलतास, सौल, खैरा, महुआ, पलास, जामुन, बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में अभी वन्यजीव देखेंगे, बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य। तो टोटल आपके एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जो मेन है आपका वाल्मीकि नगर वाला, और 12 इसमें वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो सभी को याद होना चाहिए और इसकी स्थिति कहाँ पे है ये भी पता होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछता है इसमें। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका पश्चिमी चंपारण है, ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बिहार का, और बिहार में सबसे घने वन यहीं पे पाए जाते हैं क्योंकि पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा देखते हैं भीमबांध एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। भीमबांध ये आपका मुंगेर में पड़ता है, 881 वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर में, और यहाँ पे तेंदुआ, भालू, सुअर और मगरमच्छ के जानवर पाए जाते हैं। तीसरा गौतम बुद्ध पक्षी विहार, ये गया में है, 259 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। चौथा है कांवर झील एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये आपका कांवर झील जो है ये आपकी रामसर साइड में सम्मिलित है। ठीक है, बेगूसराय में ये 63 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और साइबेरियाई पक्षी यहाँ का जिनका आश्रम है, आश्रय स्थल है, रामसर सूची में शामिल बिहार का एकमात्र आर्द्रभूमि स्थल है, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं इसमें। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है रोहतास में, और पूछ कह सकते हैं, कांवर का पूछा था एक बार टीआरई में 2 में या फर्स्ट में पूछा गया था, पता नहीं। 1784 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, कैमूर है, 1784 है, और ये रोहतास में पड़ता है। नांगी बांध पक्षी विहार ये जमुई में पड़ता है, 1.92 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये सबसे छोटा है। ठीक है, अभ्यारण्य, तो बड़ा छोटा तो याद ही रखिए। नकटी डैम वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी जमुई में है और 3.33 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका नालंदा राजगीर में 35.84 वर्ग किलोमीटर में फैला है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये पश्चिमी चंपारण में है, 8.87 वर्ग किलोमीटर में। तो इनके जो क्षेत्रफल याद रखने की जरूरत नहीं, बाकी ये याद रखिए किस जगह पे और इसका नाम क्या है। ठीक है, वाल्मीकि वन्यजीव जो आपका पश्चिमी चंपारण में 880 वर्ग किलोमीटर फैला है, बिहार का एकमात्र बाघ आरक्षित इसके अंदर है, आरक्ष है। ठीक है, वाल्मीकि वाले में आपके बाघ रहते हैं इसमें।
कुशमेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दरभंगा में 291 वर्ग किलोमीटर में फैला है। साइबेरिया पक्षी इसमें आश्रय स्थल है इसका, साइबेरिया ही। नेक्स्ट है विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भागलपुर में, ये 60 किलोमीटर में फैला हुआ है, गंगा नदी में से मुंगेर से भागलपुर में, ठीक है। और भारत में पहले डॉल्फिन अभ्यारण्य का प्रसिद्ध रूप यही है, रूप में ये प्रसिद्ध था। बरेला सलीम पक्षी अभ्यारण्य, ये आपका वैशाली में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं वन जो स्थिति रिपोर्ट थी 2021, जो हर 2 साल में आती है, तो इसमें बिहार का स्थान क्या रहा। तो भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी की जाती है, और सबसे पहले 1987 में जारी की गई थी। तो ये डेट भी याद रखिएगा, बाई चांस पूछ सकता है। 2021 की रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं थी, ठीक है। दूर संवेदी उपग्रह रिजॉर्ट सेट 2 के प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया था, ये आपके सैटेलाइट से दिखाया था। तो इसमें देखिए बिहार में वन आवरण, तो 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, बार बार पूछते हैं बीपीएससी में, तो हर जगह ही आपका 7.84 दिखेगा, ठीक है। उसमें पूछता है कि कितना क्षेत्रफल है पूरे भारत में। 2019 की रिपोर्ट की तुलना के अनुसार 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, ये भी याद रखिएगा। और परसेंटेज में देखें तो 1.03% की वृद्धि हुई है। अब बिहार में वनावरण और वृक्षारोपण देखते हैं। तो वनावरण आपका 7381 वर्ग किलोमीटर है, परसेंट में आपको बता दिया 7.84 है, और वृद्धि हुई है 75 वर्ग किलोमीटर की, ठीक है। और परसेंटेज में देखें तो 1.03 की। अब वृक्षावरण देखते हैं 2341 वर्ग किलोमीटर है, और ये परसेंटेज में 2.48 है, ठीक है। और इसका 338 वर्ग किलोमीटर है, इसकी वृद्धि हुई है। कुल जो टोटल है वो 9722 वर्ग किलोमीटर पड़ता है। टोटल परसेंट जो है 10.32% है, और जो वृद्धि हुई है टोटल 413 वर्ग किलोमीटर की है। अब जिलों में वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार देखिए, कैमूर में जो 1051.56 वर्ग किलोमीटर है, और पश्चिमी चंपारण में 903.34 वर्ग किलोमीटर है, रोहतास में 669 है, ठीक है। और सबसे कम देखिएगा शेखपुरा में सबसे कम आपका वनावरण है 1.19 वर्ग किलोमीटर है। फिर अरवल में 4 का वर्ग किलोमीटर है, जहानाबाद में 4.43 वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए जिलों में वनावरण परसेंट के अनुसार देखते हैं, ठीक है, वो क्षेत्रफल के अनुसार था परसेंट। देखिए कैमूर में 31.56% वन है, और जमुई में 21.34 है, नवादा में 20.72 है। और सबसे कम आपका शेखपुरा में 0.17, बक्सर में 0.35, और सिवान में 0.35, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 19 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि नुकसान वाले जिले देखते हैं। तो सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है अभी देखिए, बांका में 16.29 वर्ग किलोमीटर की हुई, जमुई में 13.22 किलोमीटर की वर्ग किलोमीटर, और गया में 12.24 वर्ग किलोमीटर की। और सबसे नुकसान कहाँ पे हुआ, तो कैमूर में देखिएगा माइनस का हुआ है, -4.83, और सुपौल में माइनस का 4.46, और रोहतास में माइनस का 2.32 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट अन्य बिंदु, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व के 796.12 किलोमीटर स्क्वायर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व का 928.80 वर्ग किलोमीटर है, और इसका परसेंटेज आप देखिएगा 85.71% है, ठीक है। बिहार में वृक्षावरण देखिए, भारत की जो रिपोर्ट आई थी 21 में, बिहार में 2341 किलोमीटर क्षेत्र पर वृक्षावरण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। उसमें आपका 7.98 था, ठीक है, 7.84 था, इसमें 2.48 है, ठीक है। थोड़े से अंक बदल लिए इसमें। और रिपोर्ट के अनुसार 2019 की रिपोर्ट के अनुसार आपका वृक्षावरण जो है 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, उसमें 75 था आपका वनावरण में। 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत परसेंट देखते हैं इसमें। अति सघन वन है 70% से अधिक, तो 4.5% है, 333 वर्ग किलोमीटर की ये आपकी क्षेत्रफल में है। मध्यम सघन वाले हैं जो 40 से 70% के शिखर पे हैं, और 44.5% की है, और 3286 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। खुले जो वन है वो 10 से 40% की शिखर इसका है, इसका सघनता ये 51% में है, और 3762 वर्ग किलोमीटर फैले हुए। बिहार में वनावरण देखिएगा, शीर्ष जो जिले हैं, बहुत घने वन जो है आपके पश्चिमी चंपारण में, और मध्यम रूप से घने वन ये भी पश्चिमी चंपारण में। तो इसका क्षेत्रफल देख लीजिए 249.34 वर्ग किलोमीटर में, और मध्यम रूप से वाले हैं जो आपके 548.47 वर्ग किलोमीटर। अब खुले वन देखिए आपके कैमूर में 531.73 वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट देखते हैं 2019 एवं 21 के वनावरण की तुलना करनी है इसमें। तो देखिए कि बहुत घने वन जो आपके 333 वर्ग किलोमीटर में, और ये आपका जो 19 में ये आपका जो डाटा था अभी जो बड़ा हुआ है क्षेत्रफल 333 ही रह गया। मध्यम रूप से ये 3250 थे, अभी 3286 हो गया, और खुले वन जो थे 3693 थे, अभी 37
62 हो गया। टोटल आपका देखो 7306 वर्ग किलोमीटर है और 7381। तो आप इसमें टोटल भी याद रखिए, काफ़ी है। अब देखिए नोट में 10% से अधिक शिखर घनत्व एवं हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षादित भूमि को वनाच्छादन माना जाता है। नेक्स्ट देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, ये 153 एकड़ में फैला हुआ है, जहाँ उद्यान जो गैंडा प्रजनन है एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है यहाँ पे। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और जनवरी 2021 में बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन ये जमुई में किया गया था, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया था। राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई थी। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थित है, और डॉल्फिन जो है 5 अक्टूबर को बनाया था दिवस जो है। नेक्स्ट है 2009 में इसे दर्जा दिया गया था। बाघ जो वन जो गणना रिपोर्ट है 2018 में, बिहार में बाघों की संख्या 31 है। ठीक है, अब देखते हैं ये बिहार में आपदा प्रबंधन। ठीक है, बिहार एक मैदानी राज्य है जहां मुख्य आपदा बाढ़ है। इसके अतिरिक्त बिहार सूखा, भूकंप, चक्रवात, लू जैसी आपदाओं से पीड़ित है। ठीक है, बाढ़ देखिए, बाढ़ जो है बिहार के 38 जिलों में से 28 जिलों में प्रभावित रहते हैं। 28 जिलों में अत्यधिक जो है 15 हैं। ठीक है, और 13 सबसे कम बाढ़ प्रभावित जिले हैं। बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जो है भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा डाटा। 25 जो है आपके बाढ़ प्रभावित जिले हैं, उसमें से जो अत्यधिक हैं वो 15 हैं और सबसे कम जो 13 हैं। ठीक है, अत्यधिक देखिए 15 कौन कौन से, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा और सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार। जो कम है आपके 13, पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, शेखपुरा। अब देखिए बाढ़ आने के प्रमुख कारण क्या है। बिहार में जो वर्षा ऋतु है 2 माह से अत्यधिक होती है इसमें। ठीक है, बिहार जो उत्तर बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह होता है। बिहार में जल प्रबंधन का अभाव है इसमें, और तटबंधों का टूटना, जल संग्रहण क्षेत्र में मानव का प्रसार आदि ये भी कारण है। और देखिए अब सूखा, मानसून की अनिश्चितता, जल के अवैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। और बिहार का लगभग 20% जो क्षेत्र है वो सूखे से प्रभावित है। सूखे से प्रभावित होने के वाले जो प्रमुख जिले हैं जैसे औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर, मुंगेर आदि हैं। सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे टपक सिंचाई है, फव्वारा सिंचाई आदि का प्रयोग एवं नहर निर्माण का कार्य किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है भूकंप। बिहार की भौगोलिक अवस्थिति हिमालय के समीप होने के कारण यहाँ भूकंप की संभावनाओं को जन्म देती है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों को भूकंप की संभावना के आधार पर विभिन्न जोन जैसे 5, 6 और 3 में विभाजित किया गया। देखिए जोन 5 अत्यधिक प्रबलता है यहाँ पे, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी। और जोन आपका 4 है, मध्यम है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सिवान, शिवहर। और तीसरा जोन है निम्न प्रबल है, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर और भोजपुर, मुंगेर। अब देखिए चक्रवात। बिहार भौगोलिक रूप से समुद्र तटीय राज्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण बिहार चक्रवात जैसी आपदा से भी कभी कभी प्रभावित होता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड से होकर बिहार के सीमावर्ती जिलों को प्रभावित करता है। चक्रवात के मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले जैसे किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया आदि जिले प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है चक्रवात में मूसलाधार वर्षा, तेज हवाओं से जानमाल की क्षति होती है। ठीक है, सेंदाई फ्रेमवर्क और बिहार, ये देखिए जापान के सेंदाई शहर मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था 15 में। ठीक है, इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने से संबंधित 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। भारत ने 1 जून 2016 को सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाया था और बिहार भारत का पहला राज्य बना था जिसने सेंदाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू किया था। और यहाँ पे आपका जो ज्योग्राफी है उसका सेकंड पार्ट भी फिनिश हो गया। तो आपका 2 पार्ट में आपका ज्योग्राफी हो गया, और इससे पहले मैंने हिस्ट्री करा दिया है। ठीक है, और हिस्ट्री का आपका 3 पार्ट में था। जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो करा दिए। इससे एक एक क्वेश्चन इसी से आता है आपका, क्योंकि बिहार से बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखा दीजिए। बाकी आपने कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद।